हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग इन डेप्थ कार्डियक साइकिल, ईसीजी और क्लिनिकल सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब जो डिसऑर्डर दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में डिटेल में समझेंगे। शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पर मेरा मेथड एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, साइकिल, जो कार्डियक साइकिल, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ से 0.1 सेकेंड तक क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। और बकिया यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल होता है। कितना होता है एट्रियल डायस्टोल, 0.7 सेकेंड तक के लिए। ठीक है, तो हम यहीं पर लिखते भी चलते हैं, एएस एट्रियल सिस्टोल कितना होता है, 0.1 सेकेंड के लिए। और एट्रियल डायस्टोल कितना होता है, 0.7 सेकेंड के लिए। उसके बाद यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक 0.4 सेकेंड। तो 0.1 से 0.4 मतलब 0.3 सेकेंड तक क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या होता है, वीएस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है, आप लोग याद रखिएगा, 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हुआ, 0.5 सेकेंड के लिए। क्यों, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, फिर भी यहाँ पर 0.1 सेकेंड का डायस्टोल था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और 0.4 सेकेंड का यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 0.1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, और 0.4 सेकेंड यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 0.5 वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखिए, और ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो अब एक आता है कि ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल कितना होता है, 0.4 सेकेंड का होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर भी पूरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, और यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल है पूरा। तो ये पूरा जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एट्रियल सिस्टोल कितना हुआ, 0.1 सेकेंड के लिए। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ कितना, 0.4 सेकेंड के लिए। लेकिन जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था तो एट्रियल डायस्टोल था उस टाइम, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा कितना तक था, 0.8 सेकेंड का था। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूरा कितना हुआ, 0.8 सेकेंड माइनस 0.1 सेकेंड, मतलब पूरा 0.7 सेकेंड का क्या हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 से 0.4 तक क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, लेकिन उसके बाद पूरा क्या है, 0.4 सेकेंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। ठीक है, और 0.4 सेकेंड का जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और इसके पहले जब एट्रियल सिस्टोल था तो वहां पर भी तो 0.1 सेकेंड का डायस्टोल था वेंट्रिकल का, तो वो हो गया 0.4 प्लस 1 मतलब 0.1, तो पूरा 0.5 हो गया। और ज्वाइंट मतलब यहाँ पर भी देखिए डायस्टोल है, दोनों साथ में जो डायस्टोल है, ये देखिए एट्रियल डायस्टोल यहाँ पर है, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये दोनों कितना है, 0.4 सेकेंड। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, फिर भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इस पर फिर से अलग एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस मैकेनिज्म, सीक्वेंशियल फेज मैकेनिज्म। अब वो सब चीजें हो कैसे रही हैं, चलती कैसे हैं, अब ये देखते हैं कि हार्ट में चीजें, ब्लड जाता कैसे, भरता कैसे है। ठीक है, और चीजें होती कैसे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे, बहुत इन डिटेल समझेंगे, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैं ऐसे ही इसलिए बनाकर स्क्वायर के फॉर्म में दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हम मान लेते हैं राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब टू बी इन डिटेल वो जो डायस्टोल है क्या है कैसे, वहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं जब ज्वाइंट डायस्टोल था, ठीक, तो वहां पर क्या था, यहाँ पर ओपनिंग थी वाल्व की, यहाँ पर भी ओपनिंग थी वाल्व की, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वाल्व,
ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर क्या है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। अब होगा क्या कि जो सुपीरियर वेना केवा है या फिर इंफीरियर वेना केवा है वहां से राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक, ज्वाइंट डायस्टोल की बात कर रहे हैं हम, और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से आएगा, ठीक, ये ओपन है, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या है ओपन है, तो ब्लड यहां से सारा ब्लड यहां से यहां पर जाएगा, ठीक। जब एट्रियल सिस्टोल चालू होगा, जब भी एट्रियल सिस्टोल चालू होगा तो क्या होगा, ये 30% इन एट्रियल सिस्टोल एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल। मैं आप लोग बताता हूं, पहले ज्वाइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल क्या होगा, यहाँ पर फिलअप कर दिया गया, ठीक। अब शुरू होता है 0 से 0.1 तक क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। तो होगा क्या, एट्रियल सिस्टोल ज्वाइंट डायस्टोल में राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भर गया। अब क्या होगा, जब राइट और लेफ्ट एट्रियम मतलब 0 से 0.1 सेकेंड तक एट्रियल कंट्रैक्शन होगा, एट्रियल कंट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा 30% वॉल्यूम वेंट्रिकल में इंक्रीज कर जाएगा, 30% से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक, किसमें, दोनों में। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 से 0.4 तक, मतलब कि टोटल 0.3 सेकेंड का। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो ये राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा, लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा के थ्रू बॉडी के पास। और फिर होगा क्या होगा, फिर होगा ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का, फिर से ब्लड भरेगा, ठीक है, फिर से जब ब्लड फिल हुआ फिर से एट्रियल कंस्ट्रक्शन होगा, या एट्रियल सिस्टोल यहाँ पर लिख लीजिए, फिर से एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर 30% ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर वेंट्रिकल, तो ऐसे ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। यही चीजें समझाई गई हैं, ठीक, और यही चीजें मैं आप लोगों को, यही चीजें यहाँ पर दी गई, देखिए क्या है, R4 chamber relaxed joint diastole जो मैंने आपको बताया, the tricuspid and bicuspid valve remained wide open enabling passive flow of pulmonary vein and vena cava directly into ventricle while semi-lunar valve are closed। अब सेमी ल्यूनर वाल्व मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, पर फिर बता देता हूँ सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ होता है, वेंट्रिकल से जो जाती है लंग्स के तरफ, ये क्या पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, और यहाँ पर भी होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोर्टा जाता है, आयोर्टा, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर भी एक सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। तो ये क्या होता है, ये क्लोज होता है, क्यों क्लोज होता है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ब्लड का ना हो, है ना, जिससे कि अगर बैकवर्ड फ्लो ब्लड का हो जाएगा तो वेंट्रिकल पे जोर पड़ने लगेगा, और इसके साथ ही क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो की वजह से हमारे टिश्यूज को ब्लड की सप्लाई अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एसए नोड, एसए नोड पे जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एट्रियल सिस्टोल होगा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और एट्रियल सिस्टोल कंट्रैक्टिंग द एट्रिया पंप 30% मोर ब्लड बिफोर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन कमेंस, मतलब कि वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 30% ब्लड का वॉल्यूम ये इंक्रीज कर देते हैं, क्यों, एट्रियल सिस्टोल की वजह से। आगे बढ़ते हैं, अब ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर एसए नोड होता है, यहाँ पर एवी नोड होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, जब एसए नोड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो एट्रियल कंट्रैक्शन होता है, और यहाँ से जब परकिंजे फाइबर तक पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक, जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ईच साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट 70 ml ऑफ ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, एक साइकिल में जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो 70 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली इजेक्ट करता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब क्या, विथ एन एवरेज हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट, दिस इक्वल स्टैंडर्ड कार्डियक आउटपुट नियरली 5 लीटर। अब देखिए कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है, कार्डियक आउटपुट पर मिनट की बात हो रही है, तो क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml और हार्ट रेट कितना है 72, तो 70 इंटू 72 कितना हो गया, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72 इंटू 70 कर लीजिए, आ रहा है कितना, टोटल आ रहा है ml,
तो इसको अप्रोक्सीमेट हम 5 लीटर लिख देते हैं, नियरली 5 लीटर जो है लिखा हुआ। यही चीजें जो है, ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी तक तो इस पे उतने अच्छे क्वेश्चन आए नहीं है, बट आ सकता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड इजेक्ट किया गया हार्ट के द्वारा, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि पर बीट पे कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है, पर बीट पे कितना होता है 70 ml, ठीक है। यही पे चीजें दी गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और डिटेल में, टू बी इन डिटेल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से हर चीजें पता रहे। अब क्या है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व प्रोड्यूसेस फर्स्ट साउंड लब। ठीक है, 2 प्रकार के साउंड्स होते हैं हार्ट में जो हम सुनते हैं टेथोस्कोप लगा के। क्या होते हैं वो साउंड, देखिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो जैसे ये है, ठीक है, ये मान लीजिए हार्ट है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करता है, ठीक, तो यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट वेंट्रिकल जब इजेक्ट करता है, यहाँ पर जो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है, ठीक, तो इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसके बंद होने पर क्या आवाज आती है, लब की साउंड की आवाज आती है, लब, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, है ना, ये दोनों जब बंद होते हैं। और होता क्या है कि जब जैसे कि इसने ब्लड इंजेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, रेस्टिंग फेज आएगा, ज्वाइंट डायस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल जब आएगा तो यहां से जो ब्लड गया हुआ है, ठीक है, यहां से जो ब्लड गया हुआ है ये बैकवर्ड आने का प्रयास करेंगे, लेकिन वाल्व यहाँ पर बंद हो जाएगा, इसे सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। तो जब ये बंद होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डब, ठीक है। जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डब। और लब और डब साउंड सुन के हम क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है किसी के हार्ट में या हार्ट के वॉल्व्स में, क्योंकि देखिए अगर हार्ट के वॉल्व में प्रॉब्लम होगी तो साउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर क्योंकि और एक और तरीका होता है इकोकार्डियोग्राफी, जिससे हम कि स्ट्रक्चर जो वाल्व का स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन कर रहा है उसे हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है। वहां से भी पता चलता है और वहां से एक एक्यूरेट पता चलता है, लेकिन यहाँ से हम एक आइडिया लगाते हैं सुन के लब डब साउंड की, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हार्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसीजी, ईसीजी यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, मैं पूरा बना ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रुके दूसरा कलर लेके मैं यहाँ पर पूरा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। जैसे कि ये है, देखिए ये है पी, उसके बाद QRST, ये और नीचे थोड़ा सा आएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, फिर ये है T, ठीक है। ये क्या P, ये क्या है QRS, ये है T, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा ही ECG देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि PQRST जो ग्राफ्स होते हैं, इससे हम पता लगाते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं, ठीक है, चीजें चल क्या रही हैं, यहाँ से हम लोग पता लगाते हैं कि कार्डियक एक्टिविटी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट का, जो ऐसे नोड से निकला, ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, ये हम ईसीजी से आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये यूज कैसे करते हैं आप लोगों को बताता हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए हम दोनों रिस्ट में लगाते हैं, एक लीड दोनों, मतलब एक लीड दोनों ईच रिस्ट में लगा लेते हैं, और एक हम अपने लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं। और सेवरल लिफ्ट जो होता है वो हमारे किस पर होता है, जो सेवरल लिस्ट होता है वो हमारे रिब्स पे होते हैं, ताकि हम प्रॉपर एक डेटा निकाल पाए कि कितनी चीजें क्या हो रही है, कैसी कार्डियक एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। अब पी क्या रिप्रेजेंट करता है देखते हैं, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लीडिंग टू कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। पी वेव जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इनिशिएटिव वेंट्रिकल कंस्ट्रक्टर शॉर्टली आफ्टर, ठीक है। अब QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। और QRS कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग से हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि हम हार्ट बीट को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब काउंट करके हम हार्ट बीट को भी बता सकते हैं। मार्क द वेंट्रिकल रिटर्न टू नॉर्मल रिलैक्स स्टेट, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। टी वेव जो होता है वो एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब सिस्टोल खत्म हो गया। अब क्या होगा कि जब चीजें रिपोलराइज हो गई हैं ना, रिपोलराइजेशन, उसके बाद फिर पी वेव आएगा, फिर टी वेव आएगा, तो ये क्या बता, मार्क
वेंट्रिकुलर रिटर्न टू नॉर्मल, मतलब कि वेंट्रिकल जो है अब वो अपने नॉर्मल स्टेट पर आ गया है, तो वहां पर क्या जनरेट होता है, टी वेव। और एंड ऑफ टी वेव क्या बताता है कि अब सिस्टोल क्या है, खत्म हो गया है, अब डायस्टोल है, उसके बाद फिर पी वेव जनरेट होगा, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, फिर टी होगा, ऐसे ऐसे पूरा चलता रहेगा। आप लोग एक चीज बता दूं, जब ये लाइन सीधी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा बीप की साउंड आती है, ईसीजी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो उसका मतलब आदमी डेथ हो गया है, मतलब कि कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं हो रहा है। और कार्डियक अरेस्ट में एक चीज याद रखिएगा कि यही कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि सडनली हार्ट स्टॉप हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिससे कंट्रैक्शन नहीं होता, तो सारी चीजें एकदम खत्म हो जाती हैं। उस कंडीशन में भी ये पूरा लाइनिंग हो जाता है। अब हम डिसऑर्डर के बारे में टू बी इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन वाइटल ऑर्गन, देखिए नॉर्मल थ्रेशोल्ड क्या होता है, 120 mm कितना, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर याद रखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो, इससे 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। 80 mm ऑफ Hg क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ये चीजें क्या होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक। अगर ठीक है, एक देख पढ़ लीजिए, नॉर्मल प्रेशर मेजर टू बी वेयर वन सिस्टोलिक पंपिंग और डायस्टोलिक, ठीक है, रेस्टिंग प्रेशर कितना है। एक चीज आप लोगों को मैं अच्छे से बता दे रहा हूं कि 120 से लेके 125 तक अप्रॉक्स, इसे कहते हैं एलिवेटेड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद 125 के बाद जब हम जाते हैं तो वहां से एक चीज शुरू होती है, स्टेजेस, हाइपरटेंशन 1, हाइपरटेंशन 2। जब 140 पहुंच जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 पहुंच जाता है तो क्या होता है, मैं सिस्टोलिक की ये बात कर रहा था, ठीक है। तो हमें ये बात एकदम कंफर्म हो जाती है कि मतलब 125 130 से ज्यादा होता है तो लोग मानने लगते हैं किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, मिनिमल है पर है। लेकिन रिपीटेड मेजरमेंट 140 और 90 mmHg, अगर रिपीटेड 140 या उससे ऊपर है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। वहां पर तो मैंने 125 तक एलिवेटेड, उसके बाद माइल्ड, मतलब माइल्ड ब्लड प्रेशर है, ठीक है। माइल्ड मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा है बट का मतलब मैनेजेबल है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं 140 या उससे ऊपर, तो ये क्या कर सकता है, लीडिंग टू हार्ट डिजीज एंड वाइटल डैमेज टू ऑर्गन्स, ठीक है। ओवर द टाइम ऑर्गन्स को भी ये डैमेज करता है, जैसे कि किडनी को, ठीक है, ये डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आप देखिए कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये CAD, ठीक है। अब होता क्या कि ऑफन नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, देखिए जैसे कि ये क्या है, ये कोरोनरी वेन है, ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है तो उसी को लेकर चलते हैं। कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर ये क्या हो गया, फैट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यू क्या हो गए, जमा हो गए, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू और कैल्शियम, कैल्शियम भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम, ये क्या हो गया, जमा हो गया, तो एक प्लेग बन जाता है, जिससे कि जो हार्ट के मसल्स को ब्लड मिलता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग, फिर जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, पूरी नहीं मिलना जाता, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक अब आ गया है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इनफ ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं पा रहा है और अब तो एकदम ही ब्लॉक के नियर टू ब्लॉक हो गया, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति को इवेंचुअली हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। और प्लेग क्या क्या बनाते हैं वो बात याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, ये क्या करते हैं, आर्टरील को नैरो कर देते हैं, ल्यूमन को, रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। तो ब्लड फ्लो क्या करते हैं, ये रोक देते हैं, ये बात याद रखिएगा। एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या होता है कि जब ब्लड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाता, किसको, हार्ट को, तो क्या पेन शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं, एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट फेल्योर क्या होता है, आकर व्हेन हार्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस, फिर से पढ़ देता हूं, सीवियर चेस्ट पेन दैट आकर ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट इज इनसफिशिएंट, मतलब कि जब ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाता है तो ये चीजें होती हैं। अब हार्ट फेल्योर क्या होता है कि जब हार्ट बहुत वीक हो गया और ये बॉडी के मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, हार्ट फेल्योर। लेकिन कार्डियक अरेस्ट, ये अलग चीजें होती हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट स्टॉप्ड, क्या होता है, स्टॉप्ड टोटली, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, CPR देते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग एकदम याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, वेंस
ल्यूमेन ऑफ वेन्स, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ वेन्स क्या होता है, वाइडर होता है, बट इनकी जो तीन जो मतलब इनका ल्यूमेन तो वाइडर होता है, और ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज ये क्या होता है, नैरोअर। बट एक बात याद रखिएगा, ल्यूमेन तो भले ही आर्टरी की नैरो होती है, लेकिन इनकी वेसल्स की वॉल जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं, वॉल ऑफ आर्टरीज, वॉल मैंने बोला है, वॉल आप लोग ये वॉल मत समझ लीजिएगा, वॉल उसकी जो ये वॉल्व है, ठीक है, वो क्या होती है, ब्रॉडर होती है, और यहाँ पर क्या होती है, वॉल ऑफ वेन्स क्या होती है, नैरोअर होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चे कंफ्यूज ना हो, ल्यूमेन मतलब ये खाली एरिया जो है वो तो बड़ा होता है वेन्स में, लेकिन ये जो इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, वो नैरो होता है, लेकिन ल्यूमेन ऑफ आर्टरी ये छोटी होती है, लेकिन इनका जो वॉल्स होता है वो ब्रॉडर होता है। क्यों ब्रॉडर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच का पार्ट होता है ना, ये जो स्मूथ मसल से बना होता है, तीन पार्ट होते हैं ना, एक जो मीडिया होता है, ट्यूनिका मीडिया मेनली जो होता है वो ज्यादा होता है, किसका, आर्टरी का। क्यों, क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो ज्यादा तेजी से है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन्हें ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना, ब्लड फ्लो, इन्हें मजबूती की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, इसलिए आर्टरी का जो वॉल्व होता है वो ब्रॉडर होता है, लेकिन ल्यूमेन नैरो हो जाता है। वेन्स का ल्यूमेन वाइडर होता है, लेकिन वॉल्व नैरो हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग एकदम याद रख लीजिए, मैं इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इस पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कभी भी आ सकता है, अब जब आ जाएगा तो आप लोग परेशान होंगे, इसलिए मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे कार्डियक साइकिल होता है, ईसीजी में क्या क्या चीजें होती हैं, डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करता है। एक और चीज याद रखिएगा, क्लॉट क्लॉट को बस्ट करने के लिए हम एक चीज देते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसे क्लॉट बस्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लॉट बस्टर बोलते हैं। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, क्लॉट बस्टर, इसे माइक्रोब्स ह्यूमन एंड वेलफेयर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जो ह्यूमन हेल्थ डिजीज से मतलब उसी यूनिट में आता है, ठीक है, मतलब ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में नहीं आता, वो जिस यूनिट में, उसी यूनिट में माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर एक पार्ट है, मतलब एक चैप्टर है माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर, उसी में आप लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज को पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि स्ट्रेप्टोकाइनेज वर्क्स एज क्लॉट बस्टर, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे भी चैप्टर्स में 12th के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। A specialized nodal tissue embedded lower corner of right atrium close to atrial ventricular septum delay the spreading of impulses to heart apex about 0.1 second disallow। ये क्या करता है, याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ब्लड वेसल्स इंटर आयोटा बिल्कुल भी नहीं, द वेंट्रिकल इम्पटी कंप्लीटली नहीं, ये क्या करता है, एट्रिया, आप लोग बताया ना मैंने, एट्रियल कंट्रैक्शन होता है 0 से 0.1 सेकंड में, तो उसमें क्या होता है कि एट्रिया कंप्लीटली क्या होता है, इम्पटी होता है, और ये सारा ब्लड किस में भर देते हैं, वेंट्रिकल में भर देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, नोडल टिश्यू प्रेजेंट क्या होते हैं, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पर क्या होता है, एसए नोड, राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, एवी नोड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब ये ट्रेवल करता है तो ये कंट्रैक्ट करता है, और इससे क्या होता है कि सारा ये इम्पटी करके सारा ब्लड भर देता है राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से सारा ब्लड क्या होता है, जब ये इसी के साथ ये भी कंट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 30% ब्लड का वॉल्यूम दोनों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों क्या हुआ, एट्रिया, जब इन्हें ब्लड दे दिया तो इम्पटी हो गया, कहाँ से, मैंने आप लोग कार्डियक साइकिल बताया था 0 से 0.1 सेकंड तक, ठीक है, एट्रिया कंट्रैक्ट करता है जब, याद रखिएगा आप लोग एकदम। All components of nodal tissue are toxic. Why SA node act as normal pacemaker? SA node has highest rate of depolarization. SA node has lowest rate of depolarization. ये गलत हो गया। SA node only component थे तो गलत हो गया। Only SA node can convey action potential to other component नहीं, ठीक है। नॉर्मल पेसमेकर क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन इसी के होता है, ऑनली लिख दिया ना,
एवी नोड ये सब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, पर ये क्या करते हैं, लोअर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। जैसे कि एसए नोड कितना कर रहा है, 70 से 75 बीट मान लीजिए कर रहा है, तो एवी नोड भी जनरेट अगर करेगा, एसए नोड खराब हो उस कंडीशन में, तो ये लगभग 50 से 60 ही करेगा या उससे भी लोअर करेगा। तो इसलिए ये क्यों एक्ट एज नॉर्मल पेसमेकर, क्योंकि इसका रेट ऑफ डिपोलराइजेशन ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What would be the rate of person if cardiac output 5 ml, blood ventricle at the end of diastole 100 ml, blood volume in the ventricle at the end of diastole 100 ml and at the end of systole। इसका मतलब कि वेंट्रिकल में ब्लड जो आया वो 100 ml आया और सिस्टोल के टाइम बचा 50 ml, मतलब कि इसने 50 ml क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। और कार्डियक आउटपुट कितना है, यहाँ पर लिख देता हूं, कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब क्या होता है, 5000 ml। ठीक, 5000 ml। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए याद रख लीजिएगा आप लोग, कार्डियक आउटपुट 5000 ml है और स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml है। अब सॉल्व करते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या, फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट कितना था, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, आउटपुट कार्डियक आउटपुट कितना था 5000 ml और मतलब पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 50 ml। ठीक है, यहाँ पर ml पर मिनट, पर मिनट ml से ml कट गया, ठीक है, और 50 से ये कट गया, तो बचा कितना 100 मिनट, 100 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर बीट है। ठीक है, 100 बीट पर मिनट का ये टोटल हो गया। इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ, बता देता हूँ अच्छे से। फार्मूला कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट कितना है 50,000 ml पर मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50 ml, कट जाएगा तो यह जाएगा 100 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट। ठीक है, पर मिनट, ठीक है, 100 बीट पर मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने उसको इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि उसमें सब आगे पीछे बहुत ज्यादा डेंस हो जा रहा था। ठीक है, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूरिंग द सेकंड साउंड इज हियर्ड व्हेन सेमील्यूनर क्लोज आफ्टर ब्लड फ्लो इनटू ब्लड वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। एवी नोड रिसीव सिग्नल, गलत है। वेंट्रिकल वाल्व वाइब्रेट ड्यू टू गसिंग साउंड ऑफ एट्रिया, गलत है। एवी वाल्व ओपन नहीं। सेमील्यूनर वाल्व जब क्लोज होते हैं, क्यों, क्योंकि जब वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और मतलब वेंट्रिकल से वेसल से ब्लड जाता है और वो प्रेशर लगाते हैं, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाता है। यहाँ पर मैंने आप लोग बताया था ना, यहाँ से वेंट्रिकल से गया, जब इसमें चला जाता है ब्लड तो बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसलिए तुरंत ही वाल्व इसके प्रेशर से क्लोज हो जाते हैं। तो ये डब का साउंड होता है, ये सेकंड साउंड कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर पी वेव क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल को दिखाता है या डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ए का तीसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल का डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ए का तीसरा, बी का सेकंड, ए का तीसरा, बी का सेकंड, यही आंसर हो गया आपका। सी का क्या होगा, टी वेव। सी का रिपोलराइजेशन, टी वेव क्या प्रेजेंट करता है, ठीक है, और टीपी गैप क्या प्रेजेंट करता है, हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। जब यहाँ पर टी खत्म हुआ, यहाँ पर बी, तो यहीं पर क्या होगा, हार्ट डायस्टोलिक कंडीशन में आ गया है, अब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों के लिए हम लोग। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे देख लीजिए आप लोग। ये सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए, ये बात याद रखिए, नीट की पीवाईक्यू ही चल रहे हैं। डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, कहीं है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, आंसर तो यही हो गया। टी वेव क्या होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सही है। एंड ऑफ टी वेव क्या होता है कि सिस्टोल अब बंद हो गया, अब ज्वाइंट डायस्टोल चालू होगा, कोई अब सिस्टोल हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर बी, डी का सेकंड। ठीक है, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन है। पी वेव क्या होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू वेव क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्वेश्चन वही है लेकिन मॉडिफाई करके हैं, और ये सारे मतलब नीट में पूछे ही गए हैं। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, कहीं है ए का थर्ड, बी का, यही हो गया आंसर। डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल फोर्थ, और टी वेव क्या होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब कि क्या हुआ है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मींस
नसेज ब्लॉक हो गई हैं, किससे? कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट और फाइब्रस टिश्यू से। कंडीशन को क्या कहते हैं? एथीरोक्लोरोसिस। देते क्या इस कंडीशन में? स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसे क्या कहते हैं? क्लॉट बस्टर। क्लॉट खुलेगा तभी हार्ट के मसल्स को ब्लड मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ पर है? यहाँ पर। साइक्लोस्पोरिन है, ये क्यों दिया जाता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स के कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन का काम होता है कि वो पेनिसिलिन तो आप लोग जानते हैं एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। स्टैटिन क्या होता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर? 100 ml कंसिडर आइडियल ब्लड प्रेशर, गलत है। 90 ml हार्म वाइटल और ब्रेन किडनी, सही बात है। देखिए 130 मेक्स वेरी एक्टिव, गलत है। 130 और 90 ml कंसिडर हाई रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। देखिए इसमें एक्चुअल में इतने पर ट्रीटमेंट उतना रिक्वायर होता नहीं है, पर इस कंडीशन में ये क्या कर सकता है? हार्म कर देगा। तो इन दोनों में सबसे प्रिसाइज ट्रीटमेंट तो रिक्वायर है, पर नहीं भी होगा तो हो सकता है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस करके चीजें ठीक की जा सकती हैं एक प्रकार से ना। लेकिन यहाँ पर जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, तो ये ज्यादा टू बी परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, गिवन बिलो A to D। देखिए आर्टरी थिक वॉल्ड हैड नैरो ल्यूमेन कंपेयर टू वेन्स, एकदम सही बात है। आर्टरीज को मैंने बताया था वॉल तो थिक होते हैं लेकिन ल्यूमेन नैरो होता है, जो खाली जगह नैरो होता है। किसके कंपेयर में? वेन्स के कंपेयर में। एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं, किसके? ब्लड और मतलब कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पाता, मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन सेल के पास नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर चेस्ट पेन होता है। ब्रेन को नहीं, हार्ट होना चाहिए था। पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप कैन डोनेट, नहीं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, डोनेट नहीं, ये भी गलत हो गया। कैल्शियम प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप लोग वहां पर क्लॉटिंग वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो डी भी करेक्ट हो गया। तो ए और डी करेक्ट है। किस में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा? ए और डी कहां पर है? यहाँ पर। आई होप आप लोगों को वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आया होगा, काफी बेहतर लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही ब्यूटीफुल कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए, क्योंकि ब्यूटीफुल कंटेंट आप लोगों के पास पहुंचता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।